तो आज अपन बात करने वाले हैं शीत युद्ध के बारे में। ये जो शीत युद्ध है ना, ये जो सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य लड़ा गया था। आप सभी को पता होगा इस बात का तो कि सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य हमेशा से झगड़ा चलता रहा है और आज भी चलता है। इसी शीत युद्ध की जानकारी अपन लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शीत युद्ध शब्द की। यह जो शब्द है, इस शीत युद्ध शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अमेरिकी राजनेता बर्नार्ड बारूचा ने। अमेरिकी राजनेता हुआ करते थे बर्नार्ड बारूचा, उनके द्वारा शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया गया था। और इस शब्द को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है वाल्टर लिपमैन को। वाल्टर लिपमैन एक लेखक हुआ करते थे और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था द कोल्ड वॉर। इसी पुस्तक की वजह से यह जो शब्द है वो लोकप्रिय होता है। तो लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो वाल्टर लिपमैन को दिया जाता है। अब बात करते हैं अपन शीत युद्ध के अर्थ की। तो शीत युद्ध के अर्थ को अगर अपन छोटे से शब्दों में समझें तो कह सकते हैं कि यह एक वाक युद्ध है जिसमें वैचारिक मतभेद, सैनिक प्रतिस्पर्धा, कूटनीतिक जोड़तोड़ और जासूसी जैसी क्रियाएं शामिल है, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो आपको पता होगा कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में हमेशा से झगड़ा रहा है और ये दोनों देश अपना शक्ति प्रदर्शन करते रहे हैं। एक दूसरे के विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन करके यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि सबसे ताकतवर कौन है, और इनके मध्य विचारधारा को लेकर भी झगड़ा चलता रहता है। तो इसी के बारे में अपन बात करेंगे। और इस काल के अंदर बताया जाता है कि तीसरे विश्व युद्ध के होने का चांस था लेकिन वो नहीं हुआ। हमेशा से यह संभावना रहती थी कि शायद तीसरा विश्व युद्ध होगा, आज होगा, कल होगा, परसों होगा। ऐसा जो डर था वो पूरी दुनिया में था, लेकिन वह तीसरा युद्ध नहीं हुआ बल्कि इसे शीत युद्ध कहा गया। अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं अपन। तो दो व्यक्ति हैं, दो विद्वान हैं जिनके अपन स्टेटमेंट की बात करते हैं। एक तो नाम है नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि शीत युद्ध जो है वो निलंबित मृत्युदंड के समान है। उन्होंने शीत युद्ध को निलंबित मृत्युदंड के समान बताया। और एक व्यक्ति है जिनका नाम है केपीएस मेनन। केपीएस मेनन ने भी कहा है कि ये जो शीत युद्ध है वह दो विचारधाराओं, दो गुटों, दो राज्यों, दो पद्धतियों के मध्य लड़ा गया संघर्ष है। उनका कहने का मतलब क्या था? उनका कहने का मतलब था कि दो विचारधाराओं, विचारधारा कौन सी थी? साम्यवाद और पूंजीवाद। दो गुट कौन से थे? नाटो और वारसा। और दो पद्धतियां कौन सी थी? लोकतांत्रिक और तानाशाही। और दो राज्य कौन से थे? सोवियत संघ और अमेरिका। तो ऐसा बताया जाता है। उन्होंने केपीएस मेनन ने कहा दो गुटों, दो राज्यों, दो विचारधाराओं और दो पद्धतियों के मध्य लड़ा गया संघर्ष था, ऐसा उन्होंने कहा। इसी के बारे में बात करते हैं। इसकी जो अब बात करेंगे अपन इसके कारण की कि शीत युद्ध क्यों हुआ। शीत युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या थे, उनकी बात करते हैं। सबसे पहला कारण तो वर्ष 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसके बाद में एक साम्यवादी विचारधारा जो है वो प्रचलन में आई। और इसी साम्यवादी विचारधारा ने या फिर कहें समाजवाद विचारधारा ने, यह जो विचारधारा थी वो सोवियत संघ के पास थी। सोवियत संघ के पास यह विचारधारा थी और सोवियत संघ चाहता था उस समय, उसने कहा था कि हम पूरी दुनिया में साम्यवाद फैला देंगे, हम पूरी दुनिया में समाजवाद फैला देंगे। और अमेरिका ने इसको वर्ष 1917 से ही अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया था। अब दुश्मन क्यों समझेगा? क्योंकि अमेरिका जो है वो पूंजीवादी विचारधारा वाला है। अब ये साम्यवाद पूंजीवाद क्या होता है इसकी भी बात कर लेते हैं। पूंजीवाद की बात करें तो पूंजीवाद आपको पता होगा कि यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, और साम्यवाद की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंटाइजेशन किया जाता है। अगर आसानी से समझे तो आप देख सकते हैं कि सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक, दोनों बैंकों में से सबसे अच्छी सुविधा कौन देता है? आपको पता होगा कि कौन सी अच्छी सुविधा देता है। तो ऐसा ही कुछ फर्क इन दोनों में है। इधर प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है और इधर गवर्नमेंटाइजेशन कर दिया जाता है। सारी की सारी जो संस्थाएं होती थी वो प्राइवेट होती थी पूंजीवाद में, और पूंजी का ही प्रभुत्व होता था। जिसके पास पैसा है उसकी ही कीमत है, ऐसा तो पूंजीवाद में होता था। और साम्यवाद की बात करें तो साम्यवाद के अंदर गवर्नमेंटाइजेशन होता था, सभी चीजों का सरकारी बना दिया जाया करता था। तो ऐसा जो है वो साम्यवादी विचारधारा में हुआ करता था, गवर्नमेंटाइजेशन यहाँ पर होता था। और यह था पूंजीवाद और साम्यवाद जिसके बारे में अपन ने समझा।
अब बात करते हैं, ये विचारधारा थी दोनों की, एक सोवियत संघ, दूसरी तरफ अमेरिका, और दोनों की ये विचारधारा थी पूंजीवाद और साम्यवाद। इस विचारधारा का जो विरोधी हुआ करता था वो पूंजीवाद विचारधारा हुआ करती थी वर्ष 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद। फिर यह जो विरोध इनका चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलता रहता है। और दूसरे विश्व युद्ध की जब स्थिति बनती है तो दूसरे विश्व युद्ध में आप देखोगे कि दो गुट बने हुए थे। एक गुट का नाम था मित्र राष्ट्र और दूसरे गुट को अपने धुरी राष्ट्र के नाम से जानते हैं। मित्र राष्ट्र के अंदर अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ एक साथ हुआ करते थे, और धुरी राष्ट्र के अंदर जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश हुआ करते थे। तो ये दो गुट बने हुए थे और इन दोनों गुटों के अंदर झगड़ा चलता है, इन्हीं दोनों गुटों के मध्य झगड़ा चलता है। दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ इन्हीं दोनों गुटों में हुआ। और जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब भी इनकी मजबूरी थी, सोवियत संघ के अमेरिका के साथ में मिलने की मजबूरी थी, जिसके कारण ये एक साथ एक गुट में हुए, मित्र राष्ट्र गुट के अंदर शामिल हुए। तो यहाँ पर दूसरे विश्व युद्ध में एक परमाणु जो हमला किया गया था अमेरिका के द्वारा, यह कारण था। पहला कारण तो वैचारिक मतभेद था, और वैचारिक मतभेद कौन सा था? वो था वर्ष 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद में साम्यवादी विचारधारा का पूरी दुनिया में लागू करवाना, इस विचारधारा को पूरी दुनिया में लागू करवाना। तो ऐसा वो सोचते थे और इसी को विरोधी मानते थे पूंजीवाद वाले, और यही जो विचारधारा का वैचारिक मतभेद था, यह पहला कारण था जो शीत युद्ध की जड़ें तैयार करता है। दूसरा कारण परमाणु बम। परमाणु बम का जो रहस्य था उसके बारे में सोवियत संघ को पता नहीं था। अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया और उस परमाणु बम की वजह से उसने जापान में हमले किए थे, दो हमले किए जापान के अंदर। तो पता चलता है कि जब सोवियत संघ को इस बात का पता चला तो उसे आश्चर्य हुआ, इस बात का आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी कोई बम अमेरिका बना रखा है क्या। तो यहाँ पर जब दूसरे विश्व युद्ध में वो मित्र राष्ट्र थे, फिर भी सोवियत संघ को इस बात का पता नहीं था, इस बात के बारे में मालूम नहीं था, जिसकी वजह से सोवियत संघ को आश्चर्य हुआ। यह जो बात है परमाणु बम की, ब्रिटेन को पता थी, अमेरिका को पता थी, केवल और केवल रूस से इस बात को छुपाया गया था, जिसकी वजह से रूस ने इसको विरोधी कदम माना और सोवियत संघ के और अमेरिका के मध्य झगड़ा, यहाँ भी जड़ें तैयार होती है शीत युद्ध की। फिर बात आती है फुलटन भाषण की। फिर आती है इसी दूसरे विश्व युद्ध में एक और भी था, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो सोवियत संघ पर जर्मनी ने हमला किया था, जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया था। और जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया था तो उस समय सोवियत संघ के राजनेता हुआ करते थे, राष्ट्राध्यक्ष हुआ करते थे स्टालिन। स्टालिन ने कहा था ब्रिटेन और अमेरिका से कि आप दूसरा मोर्चा खोल दें, पीछे से इन पर वार कर दे जर्मनी पर, ताकि मेरा बचाव हो जाए। ऐसा सोवियत संघ के राष्ट्राध्यक्ष स्टालिन ने कहा था, लेकिन अमेरिका ने और ब्रिटेन ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण सोवियत संघ को बड़ा ही घाटा लगा और सोवियत संघ है उसको बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिसके बाद में सोवियत संघ ने यह मान लिया था कि ये ब्रिटेन और ये जो अमेरिका है मेरा साथ नहीं देंगे, जिसके वजह से यह भी विरोधी कदम था। बताया जाता है कि यहाँ से भी जड़ें तैयार होती है। तो तीन कारण अपन ने देख लिए। सबसे पहला वैचारिक मतभेद, साम्यवाद और पूंजीवाद वाला। दूसरा कारण अपन ने देखा द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। तीसरा कारण देखा अपन ने अमेरिका का जो परमाणु बम, अमेरिका ने परमाणु बम जो गिराए थे जापान में, उसका जो रहस्य था वह। ये तीन वो कारण थे जिनकी वजह से शीत युद्ध की जड़ें तैयार होती है। और फिर बात करें अपन, इसके बाद में अपन कह सकते हैं कि एक और आता है बाल्कन समझौता। बाल्कन समझौते की बात करें तो ये बाल्कन समझौता था, यह ब्रिटेन और किनके मध्य हुआ? सोवियत संघ के मध्य हुआ। ब्रिटेन और सोवियत संघ के मध्य ये बाल्कन समझौता हुआ था, और इसी बाल्कन समझौते के तहत ब्रिटेन को यूनान दे दिया गया था और सोवियत संघ को रोमानिया और बुल्गारिया मिला था। ब्रिटेन को यूनान मिला और सोवियत संघ को रोमानिया और बुल्गारिया पर प्रभाव स्थापित करने का मौका मिला। तो अब अपन कह सकते हैं कि ये जो हंगरी और यूगोस्लाविया, हंगरी और यूगोस्लाविया की बात करें तो ये दो इलाके ऐसे थे जिन पर किसी का भी प्रभुत्व नहीं था। दो इलाके ऐसे बचे थे, हंगरी और यूगोस्लाविया, जिन पर दोनों का प्रभाव स्वीकार किया गया था। तो अपन ने देखा यहां से भी जड़ें तैयार होती है। हंगरी और यूगोस्लाविया पर किसी का भी अधिकार नहीं
यानी कि दोनों का समान अधिकार रहेगा, ऐसी बात कही गई थी। लेकिन सोवियत संघ यहाँ पर उल्लंघन करता है। ये जो बाल्कन समझौता जो है इसका उल्लंघन करता है सोवियत संघ। क्यों किया? उसने हंगरी और युगोस्लाविया पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की, तो यहां से भी वो जड़ें तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर बाल्कन जो समझौता है उसका उल्लंघन सोवियत संघ ने किया। तो ये थी बाल्कन समझौते की कहानी। यहां से भी जड़ें तैयार हो गई सोवियत संघ की। तो यह भी एक कारण था जिसकी वजह से दोनों देशों के मध्य झगड़ा चलता है, शीत युद्ध चलता है। फिर बात कर लेते हैं अपन फुलटन भाषण की। 1946 में फुलटन भाषण दिया गया था। इस भाषण की बात करें तो यह जो भाषण दिया गया था वो दिया गया था अमेरिका में। अमेरिका में ये जगह पड़ती है फुलटन नामक स्थान, वहां पर यह भाषण दिया गया था। अब इस भाषण की बात करें तो यहाँ पर जो भाषण दिया था वो किसने दिया था? ब्रिटेन के नेता हुआ करते थे विंस्टन चर्चिल, आपने नाम सुना होगा। तो विंस्टन चर्चिल ने यहाँ पर भाषण दिया और भाषण में कहा कि एक तानाशाही के स्थान पर हम दूसरी तानाशाही को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी बात विंस्टन चर्चिल ने कही थी। और आप देखोगे तो वर्ष 1946 के आसपास विंस्टन चर्चिल की भी स्थिति बड़ी खराब थी, ब्रिटेन की भी स्थिति बड़ी खराब थी, लेकिन फिर भी वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। अगर अमेरिका बोलता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन यह तो ब्रिटेन हारा हुआ व्यक्ति फिर से ऐसी बातें कर रहा है। तो यहां से भी जो है वो झगड़ा शुरू होता है। तो उसने ये जो फुलटन भाषण दिया, यहीं से विधिवत शुरुआत मानी जाती है शीत युद्ध की, और वर्ष 1946 से शीत युद्ध शुरू हो जाता है। फिर बात कर लेते हैं ट्रूमैन सिद्धांत की। तो ट्रूमैन सिद्धांत भी था एक, उसके बारे में बात करें तो अमेरिकी नेता हुआ करते थे ट्रूमैन, अमेरिकी राष्ट्रपति थे ट्रूमैन। तो उनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया। उन्होंने कहा था कि अपन ना सोवियत संघ से अन्य देशों को बचाने के लिए, यानी कि दो गुट तो बने हुए थे, एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ सोवियत संघ था। तो ये दोनों गुट क्या कर रहे थे? किसी तीसरे देश को क्या करते थे? आर्थिक सहायता देते थे और अपने गुट में शामिल किया करते थे। तो यहाँ पर ट्रूमैन ने एक सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा कि हम गरीब देशों को, अल्प विकसित देशों को आर्थिक सहायता देंगे और उन्हें सोवियत संघ में शामिल होने से रोकेंगे। तो यही जो रोकने की बात थी उसे ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इस सिद्धांत को दिया था, इसीलिए ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है। जब उन्होंने आर्थिक सहायता देकर के सोवियत संघ के गुट में शामिल होने से रोका, तो ये ट्रूमैन सिद्धांत कहलाता है। और इसी को भी एक कारण माना जाता है कि सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य जो शीत युद्ध चला था उसकी जड़ें इसने भी तैयार की थी, ट्रूमैन सिद्धांत ने भी। फिर बात कर लेते हैं अपन नाटो संगठन की बात। नाटो संगठन की बात करते हैं। वर्ष 1948 में बर्लिन की घेराबंदी की गई थी सोवियत संघ के द्वारा, आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। वर्ष 1948 में बर्लिन की घेराबंदी की गई। चलो ठीक है, बर्लिन की घेराबंदी की गई, जिसमें से बर्लिन के दो टुकड़े हो गए, एक पूर्वी बर्लिन और दूसरा पश्चिमी बर्लिन। पूर्वी बर्लिन जो था वो सोवियत संघ के पास था और सोवियत संघ ने वहां पर साम्यवादी विचारधारा लागू की, साम्यवादी सरकार लागू की। ठीक है, वहां पर साम्यवादी विचारधारा का प्रचलन हुआ। तो पश्चिमी बर्लिन और जो यूरोपीय जो देश थे वो डर गए। डरे किस बात से? कि कहीं हम पर भी घेराबंदी नहीं कर ले सोवियत संघ, और अगर कर लेगा तो वहां पर हमारे यहाँ पर भी साम्यवादी सरकार बना देगा, साम्यवादी विचारधारा प्रचलन में आ जाएगी, साम्यवादी विचारधारा लागू करवा देंगे। ऐसा डर था यूरोपीय देशों को, जिसकी वजह से अमेरिका को भी इस बात की टेंशन हुई कि कहीं सोवियत संघ हमला न कर दे, जिसके वजह से उन्होंने एक संगठन बनाया जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। यह जो संगठन बनाया गया वो अमेरिका के द्वारा बनाया गया और यूरोपीय जो पूंजीवादी देश थे उनको बचाने के लिए, सोवियत संघ से बचाने के लिए। और यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर अमेरिका नाटो संगठन की स्थापना करता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसे जाना जाता है। और इसमें बात कही गई थी कि अगर किसी एक देश पर अगर हमला होगा तो यह माना जाएगा कि पूरे के पूरे संगठन पर हमला हुआ है। तो इस बात का भी बाद में सोवियत संघ को डर लगने लगा कि अगर अपन किसी भी एक देश पर हमला करेंगे तो पूरा का पूरा संगठन एक साथ में आकर के खड़ा हो जाएगा, पूरे के पूरे जितने भी उस संगठन में देश थे वो एक साथ खड़े हो जाएंगे। तो इस बात का सोवियत संघ को डर था। तो सोवियत संघ भी कहाँ पीछे रुकने वाला था, तो सोवियत संघ ने भी अपना एक संगठन बनाया।
बात कर लेते हैं सोवियत संघ के संगठन की। तो सोवियत संघ ने वार्सा संधि की और वार्सा संधि के तहत देशों को अपने साथ में मिलाया। तो सोवियत संघ ने इसके विपक्ष में वार्सा संधि की और अब ये दो गुट में बट गया। फिर से दुनिया दो गुटों में बट गई, एक तरफ अमेरिका का नाटो और दूसरी तरफ वार्सा संधि। इसी के तहत विश्व पूरा दो गुटों में बट गया और विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना शुरू हो गई। अब अपन बात कर लेते हैं क्यूबा का जो संकट था वो क्या था। क्यूबा के संकट की बात कर लेते हैं। क्यूबा में बात करें अपन वर्ष 1962 की। वर्ष 1962 के समय वहां पर एक नेता हुआ करते थे फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो वहां के नेता हुआ करते थे क्यूबा के, और उन्होंने जो सरकार बनाई थी, अपनी सरकार जो बनाई उन्होंने 1962 में, वो सरकार साम्यवादी सरकार थी। साम्यवादी विचारधारा वहां पर लागू थी, गवर्नमेंटाइजेशन वहां पर लागू था। तो पूंजीवादी देश था अमेरिका, जस्ट लैटिन अमेरिकी देश है क्यूबा। आप अगर मानचित्र को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जस्ट पास में है क्यूबा, अमेरिका के उत्तरी अमेरिका के जस्ट पास में पड़ता है क्यूबा। और वहां पर साम्यवादी विचारधारा आकर के बैठ जाए तो ऐसा अमेरिका कैसे सहन कर सकता है, अमेरिका को तो झटका लगेगा ही। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, सरकार बना ली, लेकिन सोवियत संघ ने वहां पर उनकी आर्थिक सहायता करना शुरू कर देता है सोवियत संघ, और उन्हें हथियार मुहैया करवाना शुरू कर देता है। और सोवियत संघ ने वहां पर मिसाइलें भी लगवा दी थी, मिसाइलें भी वहां पर तैनात कर दी थी कि कभी अगर हमला होगा अमेरिका पर, अगर हमारा झगड़ा होगा तो हम यहाँ से क्यूबा से अमेरिका पर मिसाइलें दाग सकें। इसलिए उसने मिसाइलें भी तैनात कर दी थी, लंबी दूरी वाली मिसाइलें, उच्च श्रेणी की जो मिसाइलें थी वो वहां पर तैनात कर दी थी। अब अमेरिका इसका विरोध करता है, क्योंकि अमेरिका को तो पता है कि इसने जो क्यूबा में मिसाइल लगाई है वो मुझे मारने के लिए की है। तो अमेरिका इस बात से डर जाता है। और अमेरिका भी ग्वाटेमाला एक देश पड़ता है, उसी लैटिन अमेरिकी देश है ग्वाटेमाला। तो ग्वाटेमाला के अंदर अमेरिका भी अपनी एक सैन्य टुकड़ी भेजता है ताकि इस क्यूबा के जो मिसाइलें हैं इनको रोकने की कोई कोशिश की जा सके। फिर अमेरिकी देश क्या करता है, अमेरिका अगर वो जो मिसाइलें सोवियत संघ ने नहीं हटाई तो अमेरिका को बड़ी टेंशन हुई। तो अमेरिका ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे दी थी क्यूबा के मिसाइल संकट में। उसने कहा था कि या तो मिसाइलें हटा लो या फिर तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो इस बात से डर करके सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें हटाई थी। और बताया जाता है कि क्यूबा में जब मिसाइलें लगाई गई थी तो अमेरिका ने क्यूबा के आसपास में जो भी सोवियत संघ के जहाज दिखते थे उनको पकड़ करके ले जाया करते थे, उनको पकड़ लिया करते थे। वहां पर जहाज आने पर प्रतिबंध लगा दिया था कि यहाँ पर सोवियत संघ का कोई भी जहाज नहीं आएगा। और उसने सीधी धमकी दे दी थी, जिसकी वजह से वहां से सोवियत संघ को हटाना पड़ता है। ये वर्ष 1962 की बात है। और 1955 के आसपास यहाँ पर ख्रुश्चेव आ गए थे। ख्रुश्चेव जो नेता थे सोवियत संघ के, वो थोड़े से उदारवादी प्रवृत्ति के थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, झगड़ा करने से इनकार किया और वो अपने मिसाइलों को थोड़ा पीछे सरका लेते हैं, थोड़ा पीछे हट लेते हैं। तो ऐसा था, ऐसा जो झगड़ा है वो चलता था। ये जो वो कारण थे जिनकी वजह से ये जो शीत युद्ध की जड़ें तैयार हुई थी। तो आज के लिए इतना काफी है। अपन ने देखा कि जो शीत युद्ध है इसके पीछे जड़ें कौन कौन सी तैयार थी। अपन ने देखा वैचारिक मतभेद की बात, अपन ने देखा परमाणु बम का जो रहस्य छुपाया गया सोवियत संघ से, वह भी झगड़ा था। और अपन बात करें दूसरे मोर्चे का प्रश्न जो था, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, यह भी झगड़ा था। फुलटन समझौता था, बाल्कन समझौते का उल्लंघन था सोवियत संघ के द्वारा। और यहाँ पर बर्लिन की घेराबंदी जो की गई थी और नाटो और वार्सा जो संगठन बन गए थे, यह भी कारण था। और अपन देखेंगे कि क्यूबा का जो मिसाइल संकट है उसमें भी अपन ने देखा कि यहाँ पर भी दोनों के मध्य झगड़ा बड़ा ही खतरनाक तैयार होता है और दोनों देश आमने सामने हो जाते हैं। ये वो घटना थी जिसके वजह से सोवियत संघ और अमेरिका दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो